हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक्स एंड टिप्स। शॉर्ट ट्रिक्स एंड टिप्स किसके लिए? डिडक्शंस को याद रखने के लिए। और ये जो डिडक्शन है ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6A के अंदर ये दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। सो आई एम डॉक्टर स्वाति दमे वैभवमरे। लेट्स स्टार्ट विथ इनकम टैक्स डिडक्शन। ओके, तो आप लोग अपना एक महाराष्ट्र सेट के लिए एग्ज़ाम के लिए आप अपना एक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं ग्लोबल ऑनलाइन के अंदर। इसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, कंप्लीट सिलेबस नोट्स, मॉक टेस्ट, प्रीवियस PYQs मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन, और कंप्लीट पेपर 1 भी आपको फ्री मिलेगा। सो आप यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर पे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ माय प्रोफाइल। तो लेट्स स्टार्ट। डिडक्शन क्या होता है? डिडक्शन जो होता है ये हमें दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? ताकि हम जो क्या कर सके, अपने टैक्स की जो लाइबिलिटी है, ठीक है, टैक्स की लाइबिलिटी को हम कम कर सके। अब ये टैक्स की लाइबिलिटी को कैसे कम करेंगे? टैक्स की लाइबिलिटी को कम करने के लिए जो भी हमारे टोटल टैक्सेबल इनकम आएंगी, ठीक है, टोटल टैक्सेबल इनकम नहीं, ये हमारे ग्रॉस टोटल इनकम जो आती हैं, जितनी भी हमने पांचों हेड जो होते हैं, ठीक है, 5 हेड्स होते हैं। तो सैलरी का हेड हो गया, ठीक है, सैलरी का हेड हो गया। देन हमारा HP हाउस प्रॉपर्टी का हो गया, PGBP का हो गया, देन हमारा कैपिटल गेन का हो गया, देन इनकम फ्रॉम दी अदर सोर्सेज, ठीक है, अदर सोर्सेज। इन पांचों हेड की टोटल की जाती है, इनके सारी इनकम को ऐड किया जाता है। उसके बाद में हमको GTI मिलता है। ओके, फिर GTI में से हम लोग डिडक्शन को माइनस करते हैं, और ये जो डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80C टू 80U के अंदर दिए जाते हैं। और ये जो डिडक्शन का काम होता है, जो भी आपने यहाँ पे इनकम्स को अपनी ऐड की है, जहाँ से भी आपको इनकम हुई, तो यहाँ पे गवर्नमेंट बोलती है कि सिर्फ आप इनकम थोड़ी ना अर्न कर रहे हो, उसको एक्सपेंस भी तो कर रहे हो, उसको खर्च भी तो कर रहे हो कहीं ना कहीं। तो उस जो खर्च कर रहे हो, जहाँ पे भी आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो, जहाँ पे भी आप उसको खर्च कर रहे हो, जहाँ पे भी उसको आप सेव कर रहे हो, तो जहाँ भी कर रहे हो उसका डिडक्शन गवर्नमेंट आपको देंगे। दैट मीन्स आप उस अमाउंट को एज ए डिडक्शन क्या करेंगे, यहाँ पे लेस कर देंगे। तो लेस करने से क्या होंगी, हमारी जो जो अमाउंट आएंगी, ठीक है, वो क्या आएंगी, कम आएंगी। और ये जितनी कम आएंगी उतना आपको टैक्स लाइबिलिटी आपकी कम देनी होगी, ठीक है, आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम बैठेगी, और इसकी वजह से आपका टैक्स का जो बर्डन है, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्लियर है? सो वन बाय वन हम डिडक्शंस को याद करने की, उसके शॉर्ट ट्रिक्स को समझने की कोशिश करते हैं, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? सो सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है, दैट इज़ डिडक्शन का जो चैप्टर है, वो इनकम टैक्स का जो एक्ट है 1961 का, उसमें आपको चैप्टर नंबर 6A में दिया हुआ है, 6A के अंदर दिया हुआ है। क्लियर है? और ये आपकी क्या करता है, लोअर करता है टैक्स की लाइबिलिटी को। क्लियर? सो वन बाय वन हम देखते हैं। फर्स्ट हमारा 80C है। तो 80C जो है ये बात करता है कंट्रीब्यूशन की, आपने कैसे कंट्रीब्यूट किया। देखिए गवर्नमेंट क्या बोलती है, गवर्नमेंट बोलती है आपको डिडक्शन सिर्फ आपके इनकम के ऊपर नहीं मिलेगा, ठीक है, जो आपने अर्न किया है, जो इनकम है, उसमें तो आपको डिडक्शन मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपने कहीं एक्सपेंस किए हैं, दैट मीन्स कहीं खर्चा किया है, ठीक है, यहाँ पे कहीं एक्सपेंस किए हैं, कहीं खर्चा किया है तो भी आपको डिडक्शन मिलेगा, कहीं इन्वेस्ट किया है तो भी आपको उसका डिडक्शन मिलेगा, और कहीं सेव किया है तो भी इसका डिडक्शन आपको मिलेगा। मतलब सेविंग पे, इन्वेस्टमेंट पर, एक्सपेंसेस पे डिडक्शन मिलता है। अब ये जो डिडक्शन आपको मिल रहा है, इनको अलग अलग इसमें कैटेगराइज किया गया है, अलग अलग सेक्शंस इसको दिए हुए हैं। तो उस सेक्शन को हम जब लगाएंगे तो उसमें वो उस अमाउंट का और उस एलिजिबल पर्सन को डिडक्शन मिलता है। तो जैसे हम देख सकते हैं सेक्शन 80C जो है ये कंट्रीब्यूशन की बात करता है, दैट मीन्स ये इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि आपने कहीं PPF में इन्वेस्ट किया है, दैट मीन्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट किया है, NSC में किया है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट किया है, दैट मीन ELSS में किया है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में किया है,
SSY में किया है, सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। जिनकी लड़कियां होती है भी सुकन्या समृद्धि योजना का बहुत अच्छा एक गवर्नमेंट ने लागू किया, अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको डिडक्शन मिलता है, ओके। देन SCSS दैट मीन्स सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट किया है, या फिर आपके क्या बोलते हैं, आपने ट्यूशन फीस दी हुई है, ठीक है, क्या दी है, ट्यूशन फीस दी है अपने बच्चों की, और ये बच्चों की लिमिट कितना होना चाहिए, टू चिल्ड्रंस होनी चाहिए, ओके। और दूसरी चीज़ ट्यूशन फीस मतलब जो आपकी स्कूल की जो फीस होती है ना, स्कूल की फ़ीस में जो ट्यूशन फ़ीस होती है उसमें आपको इसमें डिडक्शन मिलता है। अगर आप बोलते हैं मैडम हमने प्राइवेट ट्यूशन लगाई है तो उसमें डिडक्शन मिलेगा क्या, सो नो, उसमें कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपकी जो स्कूल की जो ट्यूशन फ़ीस होती है उसमें डिडक्शन मिलता है। जैसे कि फिर आपने सपोज़ आपने होम लोन लिया है, ठीक है, होम लोन लिया है, उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, ठीक है, जब उस प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट होता है, ओके, हम लोग इंटरेस्ट भी करते हैं, इंटरेस्ट भी पे करते हैं, उसके साथ में हम रीपेमेंट करते हैं, तो ये रीपेमेंट जो है इसका भी डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C के अंदर। और होम लोन के टाइम पे होम की रजिस्ट्री के टाइम पे उसमें स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन के कुछ चार्जेस लगते हैं, तो इसमें भी डिडक्शन मिलता है, क्लियर। देन 80C के लिए एलिजिबल कौन होता है, इंडिविजुअल एंड HUF, ठीक है। इसकी मैक्सिमम जो अप टू अमाउंट होती है वो 1,50,000 तक होती है। मतलब अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि यहाँ पर इतनी जगह पे, सभी जगह पे मैंने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो क्या मैम सब में 1,50,000 की डिडक्शन है, नो, इन सब की टोटल 1,50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसकी मैक्सिमम जो टोटल है, इन सब की टोटल बोलूँ तो 1,50,000 तक होंगी, तो मुझे 1,50,000 तक डिडक्शन मिलेगा, क्लियर है। देन हमारा सेक्शन 80C ट्रिपल सी जो है, ट्रिपल सी जो बात करता है ये पेंशन की बात करता है। देखो आप सैलरी ले रहे हो तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि हमारे बुढ़ापे के टाइम पे हमको पेंशन मिलेंगी या नहीं, तो हमारा सेक्शन ही स्टार्ट हो रहा है 80C से। तो जैसे ही इनकम आ रही है वैसे ही हम डिडक्शन के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, वैसे ही हम लोग क्या बोलते हैं अपने बुढ़ापे के बारे में सोच रहे हैं, तो आप ऐसे भी इस टाइप से भी आप लोग लर्न कर सकते हैं, ओके। तो ये हो गया 80C एज ए इन्वेस्टमेंट इन पेंशन फंड। इसका जो पेंशन फंड का जो होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा, इंडिविजुअल को मिलेगा, ओके। देन 80CC-D जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसमें, नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है, NPS में या फिर अटल पेंशन योजना में अगर कंट्रीब्यूशन है तो यहाँ पे 80C के अंदर 80CC-D के अंदर आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को ही मिलता है, क्लियर है। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, दैट इज़ इन तीनों की टोटल, यहाँ तो मैंने इसकी टोटल बोला था, अब मैं बोल रही हूँ कि इन तीनों की टोटल 1,50,000 से मैक्सिमम नहीं होनी चाहिए। अगर ये 1,50,000 से ज़्यादा हो रही है तो सपोज़ 1 रुपया भी ज़्यादा है तो 1,50,000 का आपको डिडक्शन मिल जाएगा और 1 रुपये पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, क्लियर है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी ये बात है कि अभी जो न्यू जो टैक्स रिजिम आया है, ठीक है, जो न्यू टैक्स रिजिम आया उसमें आपको डिडक्शन नहीं दिए हुए हैं, सिर्फ 2 डिडक्शंस आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। अगर आपने न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें 2 ही डिडक्शन दिए जाएंगे, दैट इज़ 80CCD एंड 80JJAA, ठीक है। तो 80CCD अभी हमने देखा, ये 80CCD किसकी बात कर रहा है, नेशनल पेंशन स्कीम की बात कर रहा है, अटल पेंशन योजना की बात कर रहा है। इसमें सपोज़ अब न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे 1,50,000 का आप लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया, ओके, उसके बाद में गवर्नमेंट बोलती है मैं आपको और एडिशनल 50,000 का क्या देते हैं, डिडक्शन देते हैं, ताकि अपने अपने जो GTI से उससे लेस कर सको। तो वो जो दिया है वो 80CCD-1B के अंदर दिया हुआ है, ओके। तो ये जो है नेशनल पेंशन योजना एंड नेशनल पेंशन स्कीम एडिशनल डिडक्शन, तो टोटल डिडक्शन कितने का दे रही है, 2 लाख का टोटल डिडक्शन मिल रहा है, ओके। और यहाँ पे लिखा है अप टू 50,000, तो ये 1,50,000 यहाँ के, ठीक है, और 50,000 यहाँ के, और ये किसको मिलेगा, इंडिविजुअल को ही मिलेगा, क्लियर है।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ATCCD2 ये भी नेशनल पेंशन स्कीम की ही बात कर रहा है, NPS की ही बात कर रहा है। लेकिन जो NPS है, ये NPS कौन देगा? अगर आपका एम्प्लॉयर मेहरबान है, अगर आपका एम्प्लॉयर मेहरबान है तो वो क्या करेगा? आपके पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करेगा। तो अगर उस एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है तो उसका भी डिडक्शन मिलेगा, और ये जो डिडक्शन है ये भी सिर्फ इंडिविजुअल को ही मिलेगा। क्लियर है? ना ही HUF को, ना ही कंपनी को, ना ही किसी को, किसी इंडिविजुअल को ही मिलेगा। पहली चीज़, उसकी कंडीशन ये बोलता है कि जितना उसने कंट्रीब्यूट किया वो अमाउंट, क्लियर है, और 14% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA इन केस ऑफ एम्प्लॉयर इज अ गवर्नमेंट। अगर वो एम्प्लॉयर कौन है? गवर्नमेंट है। जैसे कि ये किसको लागू होगा? जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो जॉब करते हैं उनको ATCCD का डिडक्शन मिलेगा। क्लियर है? ओके। देन और 10% ऑफ बेसिक सैलरी डियरनेस अलाउंसेस इन केस ऑफ अदर एम्प्लॉयर। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो 10% ऑफ बेसिक सैलरी का उनको डिडक्शन देता है एम्प्लॉय को, और अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको 14% का डिडक्शन मिलेगा। और इनमें से, इन तीनों में से जो भी अमाउंट लोअर रहेगी उसका डिडक्शन मिलेगा। सपोज यहाँ पे 9,000 का अमाउंट का कंट्रीब्यूट किया है, इसका जो 14% ऑफ बेसिक सैलरी सपोज यहाँ पे आ रहा है 10,000, ठीक है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की केस में तो यहाँ पे डिडक्शन कितने का मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा 9,000 का, जो भी कम रहेंगे। क्लियर है? ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 80D। सेक्शन 80D को आपको याद रखना है तो आप डॉक्टर से याद रख सकते हैं, डॉक्टर की दवाई। ओके, तो डॉक्टर की दवाई में ज़्यादा पैसा वेस्ट मत कीजिए। डॉक्टर के पास जाके ज़्यादा पैसे वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। वो तो डॉक्टर हमको बुलाएगा ही, तो हमें पहले से प्रिपेयर होना है किस चीज़ के लिए? मेडिकल इंश्योरेंस के लिए। ठीक है, तो D फॉर डॉक्टर, मेडिकल इंश्योरेंस। और डॉक्टर कहाँ मिलेगा? मेडिकल। ओके, तो डॉक्टर इज रिलेटेड टू मेडिकल, तो मेडिकल का इंश्योरेंस करवा के रखो तो आपके डॉक्टर के पीछे का जो खर्चा है वो कम हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एंड मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए सेक्शन 80D का डिडक्शन आपको मिलता है। ये इंडिविजुअल को भी मिलेगा और ये HUF को भी मिलेगा, और अप टू 1 लाख तक का इसका डिडक्शन मिलता है। ओके, देन सेक्शन DD। सेक्शन DD को हम ऐसे लर्न कर सकते हैं, दैट इज डिपेंडेंट डिसेबल। ठीक है, जो कि डिपेंडेंट है और डिसेबल है। ओके, उनको सेक्शन डिपेंडेंट डिसेबल मतलब, डिपेंडेंट मतलब जैसे आपकी क्या बोलते हैं, वाइफ हो गई, ठीक है, स्पाउस। ओके, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, नॉट डिपेंडेंट चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स, इनके लिए सेक्शन 80DD का डिडक्शन मिलता है। इंडिविजुअल हो, एलिजिबल पर्सन कौन है? एलिजिबल पर्सन है इंडिविजुअल एंड HUF। यहाँ पे अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो एटलीस्ट अगर 40% और मोर बट लेस देन 80% है तो 75,000 का उनको डिडक्शन मिलता है। मतलब सिंपल चीज़ें हैं कि उनको 40% से ज़्यादा, ठीक है, और 80% से कम, ठीक है, इस तरीके का अगर डिडक्शन, इस तरीके का अगर डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे 75,000 का उनको डिडक्शन मिलेगा। और 80% से ज़्यादा का है, ठीक है, डिसेबिलिटी, सीवियर डिसेबिलिटी जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे 1,25,000 का डिडक्शन मिलता है। क्लियर? उसके बाद में सेक्शन 80DDB। तो जो सेक्शन 80DDB है वो है आपके डिपेंडेंट, इसको बोलते हैं मेडिकल एक्सपेंडिचर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक डिजीज। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंट डियर बीमार। ओके, तो डिपेंडेंट डियर बीमार जो है, डिपेंडेंट डियर बीमार, ठीक है, आपका कोई डियर वन है जो क्या है, डिपेंडेंट हो गया है और क्या है, बहुत ज़्यादा बीमार है, यानी स्पेसिफिक डिजीज़ हो गई, स्पेसिफिक डिजीज़ लाइक अ कैंसर एंड ऑल, इस टाइप की कोई डिसीज़ हो गई है, तो इस केस में
ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंडिविजुअल एचयूएफ एलिजिबल होते हैं, और दूसरा चीज़ सीनियर सिटीज़न को हुआ है, ठीक है, आपके किसी सीनियर सिटीज़न, आपके फैमिली मेम्बर के सीनियर सिटीज़न की कैटेगरी में आते हैं, उनको हुआ है तो 1 लाख का उनको डिडक्शन मिलेगा। और अगर कोई दूसरा है, ठीक है, अदर दैन सीनियर सिटीज़न, तो यहाँ पे अप टू 40,000 का डिडक्शन मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट सेक्शन 80E, ई फॉर एजुकेशन, ई फॉर एजुकेशन, तो एजुकेशन के ऊपर भी यहाँ पे आपको डिडक्शन मिलेगा। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे एजुकेशन के ऊपर मतलब यहाँ पे एजुकेशन लोन ले रहे हैं, तो ई से एजुकेशन याद रखिए, ठीक है। तो जो लोन ले रहे हैं एजुकेशन के लिए, उसमें जो इंटरेस्ट पेड करेंगे, ठीक है, जो इंटरेस्ट पेड करेंगे उसमें डिडक्शन मिलता है। और ये डिडक्शन किस एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। तो ये डिडक्शन किसको मिलेगा, 80E का डिडक्शन, ठीक है, इंडिविजुअल को मिलेगा, एलिजिबल पर्सन इंडिविजुअल है। ओके, और इसकी कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट एनी अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट पेड ऑन एजुकेशन लोन, और इसकी कोई लिमिट नहीं, मतलब कितना भी उसमें कर सकते हैं, और अप टू 88 असेसमेंट ईयर तक आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर है। तो कितनी अच्छी बात है ना, हम अपने मतलब हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पे लोन ले सकते हैं, और उसमें जो इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं उसमें भी आपको डिडक्शन मिलेगा। और सबसे मेन चीज़, उसकी कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, आप इसको 8 असेसमेंट ईयर तक कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सो वेरी गुड। देन तो हमें सबको पढ़ना चाहिए, हायर एजुकेशन लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट 80EE जो है, 80EE जो है ये आपका बोलता है, दैट मीन्स इंटरेस्ट पेड ऑन हाउस लोन, ठीक है। ये देखो सबसे मेन चीज़, आपको 80E आया ना, ई फॉर, तो सबसे पहले ई तो जो है ये इंटरेस्ट के लिए तो होता ही है, तो पहला सिंगल ई है, तो एजुकेशन, डबल ई है, तो एजुकेशन के बाद क्या करते हैं, एजुकेशन हो गया, बच्चों का एजुकेशन हो गया, चलो उनका एजुकेशन हो गया, वो लोग सेटल हो गए, तो हम किस बारे में सोचते हैं, हम सोचते हैं कि अब क्या कर लें, हाउस लोन ले लेते हैं। ओके, हाउस लोन ले लेते हैं, तो इस हाउस लोन पे क्या पे करना पड़ता है, हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये वाला इंटरेस्ट एजुकेशन पे ले लिया, अब हाउस ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल, तो अप टू 50,000 तक यहाँ मिलता है, सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, अगर वो कुछ कंडीशन को फुलफिल करता है तो अप टू 50,000 तक इसको डिडक्शन मिलेगा। ओके, या फिर इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, लाइक ई फॉर एक्स्ट्रा, ठीक है, और ई फॉर इंटरेस्ट, ठीक है, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, ठीक है, किस में दे रहे हैं हम, हाउस पे। अब तो पहले हमने एजुकेशन पे तो इंटरेस्ट दे ही रहे हैं, अब हम लोग ने क्या सोचा, चलो अब घर भी खरीद लेते हैं, क्योंकि उम्र हो रही है, अब कहाँ, अब एक घर तो चाहिए खुद का, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, ई मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट को आई ना लिखते हुए यहाँ पे ई लिख लेते। ओके, तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, ठीक है, उस तरीके से याद रख सकते हैं। देन इसका 50,000 तक ही होता है। ओके, देन होता है 80EEA, तो 80EEA इंटरेस्ट पेड ऑन हाउस लोन, ये भी हाउस लोन के लिए होता है, इसमें आपको 1,50,000 तक का, मतलब ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है आपको EEA कब लगाना है। देन 80EEB जो होता है, बी जो होता है ये आपके किसके लिए होता है, व्हीकल के लिए होता है। ओके, व्हीकल, ओके, कौन सी व्हीकल, इलेक्ट्रिकल, तो ई है, ई से इलेक्ट्रिकल, ठीक है, ई से इंटरेस्ट, ओके, ई से इलेक्ट्रिकल, और बी से बाइसिकल बोल सकते हैं, बट ये बाइसिकल कैसी है, इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, तो ये व्हीकल। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी आपको इंडिविजुअल पे मिलता है, इसकी अप टू लिमिट होती है 1,50,000 की। ओके, इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। देन आपका होता है 80G, जी से आप लोग याद रख सकते हैं एज अ डोनेशन, ठीक है। तो जी से क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, जो गरीब गवर्नमेंट है उनको डोनेशन देना। क्लियर है, गरीब गवर्नमेंट को
डोनेशन, ठीक है, गरीब गवर्नमेंट को डोनेशन देना, तो जी फॉर डोनेशन। तो ये डोनेशन टू द स्पेसिफिक वन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पे याद रखना, अगर हम नेशनल लेवल के किसी इसको दे रहे हैं, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल को अगर किसी का नाम आ गया, जैसे इंदिरा गांधी आ गया, ठीक है, इंदिरा गांधी डोनेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, तो यहाँ पे आपको 50% का ही डिडक्शन मिलेगा अगर किसी का नाम है तो। अगर पीएम चैरिटेबल ट्रस्ट है तो पीएम चैरिटेबल ट्रस्ट इज नॉट अ स्पेसिफिक, ठीक है, नेशनल पेंशन नेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट इस टाइप का कुछ है, या फिर कोई इसका है, तो इनके लिए यहाँ पे 100% का डिडक्शन आपको मिलता है। तो ये ऑल एसएससी को मिलेगा, वो इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो या कंपनी हो, ठीक है, वो कोई भी हो, इसमें क्या कर सकते हैं, डोनेशन कर सकते हैं। 100%, 50% डोनेशन अमाउंट, क्वालिफाइड लिमिट, अलाउ डोनेशन इन कैश, अगर कैश में करें तो सिर्फ 2000 का ही आपको डिडक्शन मिलेगा। अगर ये आपको डोनेशन किस में करना पड़ेगा, चेक में करना होगा, ठीक है, चेक में किया तो ही आपको 100% का डिडक्शन इसमें मिलेगा। उसके बाद में सेक्शन 80 सेक्शन 80 जो बोलता है, ये बोलता है घर घर खेलो, ठीक है, तो घर घर मतलब हाउस रेंट, ठीक है, आप घर घर मत घूमो, आप जो हाउस रेंट पेड जो कर रहे हैं ना, टेंशन मत लो, इसमें आपको डिडक्शन मिलेगा। तो ये किसको मिलता है, घर का सिर्फ इंडिविजुअल को ही मिलेगा। यहाँ पे जो अमाउंट आएंगी वो 5000 पर मंथ, ठीक है, 5000 पर मंथ मतलब यहाँ पे अगर मैं निकालूँ तो ये हो जाएगा 5000 मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ लें तो ये हो जाएगा 60,000 के लिए, तो 60,000 पर एनम भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5000 पर मंथ या फिर 60,000 पर एनम का डिडक्शन मिलेगा। और 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, ठीक है, जो टोटल इनकम है उसका 25%, और ये सब और में है, ठीक है, इनमें से जो भी लेस रहेगा। देन जो आपने एक्चुअल रेंट पेड किया है, जिस घर पे आप रह रहे हैं उसका जो एक्चुअल रेंट पेड करे, उसमें से आपको 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम मतलब आपकी सैलरी का 10% आपको माइनस करना है। और सैलरी में क्या आता है, सैलरी में आएगा आपका बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन, क्लियर है। तो इनमें से जो भी अमाउंट लेस होंगी, लोअर होंगी, उसमें डिडक्शन मिलेगा। देन 80 GGD का होता है यहाँ पे घर घर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ से आता है, क्योंकि हमने अपने साइंटिफिक रिसर्च बहुत किया। अब ये जो घर घर है, ये घर घर छोटे छोटे कस्बे हैं, दैट मीन्स रूरल डेवलपमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 80 GG इस घर घर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 80 GGA, इसका डिडक्शन जो मिलता है, एक चीज़ याद रखना, इसका 100% का डिडक्शन मिलता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर डोनेशन आप क्या कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं, तो सिर्फ 10,000 का डिडक्शन मिलेगा। अगर आपने चेक में किया तो आप कितना भी करो, आपको क्या मिलेगा, उसका 100% का डिडक्शन मिलेगा। यहाँ पे सभी एससीसी को मिलता है, हु एक्सेप्शन दोज हु हैव अ इनकम और लॉसेस फ्रॉम, यहाँ पे सिर्फ पीजीबीपी जो है, बिजनेस एंड प्रोफेशन से जुड़े लोग हैं, उनको इसमें डिडक्शन नहीं मिलता 80 GG का। बाकी सबको यहाँ पर ऑल एसएससी जो होते हैं इसमें अपना डिडक्शन ले सकते हैं। देन 80 GGB जो है, ये बोलता है आप क्या कर रहे हैं, अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी, देखा ना, घर घर में जाकर क्या करते हैं, ये जो क्या बोलते पॉलिटिकल पार्टी जो है, ठीक है, ये क्या करती है, घर घर में जाके कंट्रीब्यूशन मांगती है, और ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूशन अगर कंपनी कर रही है तो ही एलिजिबल है, और इसका भी मिलेगा 100% डिडक्शन। एक चीज़ यहाँ पे 100% का डिडक्शन मिलेगा अगर आप चेक में दे रहे हैं तो, ठीक है। इन केस अगर आपने कैश में दिया तो आपको 1 रुपये का भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। जैसे ऊपर तो भी कुछ अमाउंट का बोला था, यहाँ पे 10,000 का बोला, यहाँ पे 2,000 का कैश में बोला, बट यहाँ पे बोलता है कि अगर तुमने ये पॉलिटिकल वालों को कैश में खिलाया कि तुमको नहीं मिलता कोई डिडक्शन, ठीक है। वो बोलते तुम चेक में करो, क्लियर रखो, तो घर घर में जाके जो क्या करते हैं, बातें कर करके जो पॉलिटिकल पार्टी अपना कंट्रीब्यूशन मांगती हैं, ठीक है,
तो ऐसा किसको मिलेगा? सिर्फ कंपनी को, ठीक है। तो ATGGB क्या कर रहा है? कंट्रीब्यूट कर रहा है किसमें? पॉलिटिकल में, बट कौन कर रहा है? कंपनी, ठीक है। बी कंपनी जो है क्या कर रही है? पॉलिटिकल पार्टी को के इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है, उनको डोनेशन दे रही है, ठीक है। और अगर वो डोनेशन अगर चेक में देंगी तो उसको क्या मिलेगा? 100% का डिडक्शन मिलेगा। अगर उसने कैश को यूज़ किया तो उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्लियर? उसके बाद में ATGGC। अब ATGG भी सेम है, घर घर जाके पॉलिटिकल पार्टी ही पैसा मांग रही है, लेकिन यहाँ पे जो पैसा मांग रही है वो इंडिविजुअल से मांग रही है, HUF से मांग रही है, OAP से मांग रही है, BOI से मांग रही है, फर्म से मांग रही है। कंपनी इसमें इन्वॉल्व नहीं। कंपनी कहाँ इन्वॉल्व थी? हमारे बी के अंदर, ओके, बी में, ठीक है। बी कंपनी से याद रखना। और सी जो है ये इंडिविजुअल, HUF और AOP, BOI और फर्म के लिए है, ठीक है। सेम चीज़ 100% का डिडक्शन मिलेगा। हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में। ATGGC आया ना तो C फॉर कंपनी लगता है, पर नहीं, उल्टा लेना है हमको। तो हमारी कौन सी कंपनी है? ATGGB कंपनी, ठीक है। देन हमारा सेक्शन ATRRB। ATRRB जो है ये होता है रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स। तो RR जो बोलता है ये होता है रॉयल्टी, R फॉर रॉयल्टी, ठीक है। रॉयल्टी टू ऑन पेटेंट्स, ठीक है। तो RRB किसके मिलेगा? रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स को ये इंडिविजुअल को मिलता है। इंडियन सिटीजन और फॉरेन सिटीजन बिग रेसिडेंट इंडिया, वो इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है, फॉरेन सिटीजन है और रेसिडेंट रहना चाहिए इंडिया में। फॉरेन हो सिटीजन होगा तो भी चलेगा, अगर वो रेसिडेंट, अगर वो इंडिया में रह रहा है काफ़ी टाइम से, रेसिडेंट के कैटेगरी में आता है तो भी ये एलिजिबल रहेगा। ATRRB केस में इसका जो डिडक्शन मिलता है इनको 3 लाख का मिलता है। देखो अभी तक की सबसे बड़ी अमाउंट है जो ATRRB में मिलते हैं। अभी तक के हमने 1,50,000 तक देखा, 50,000 तक देखा, 75,000 देखा, 1,25,000 हमारा डिपेंडेंट डिसेबिलिटी में देखा, ठीक है। वो भी सीवियर उनको अगर है तो 80% के अबाव है तो ओके। तो ये जो है रॉयल्टी जो है, रॉयल्टी देखो, रॉयल्टी रॉयल लोग का तो फिर ज़्यादा ही होता है ना, उनको डिडक्शन भी ज़्यादा ही मिलेगा। इस तरीके से कुछ भी याद है, मतलब किस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं, ओके। तो रॉयल्टी का 3 लाख और स्पेसिफिक इनकम, अगर कोई और स्पेसिफाइड इनकम है, इनमें से जो भी कम रहेगा तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट मिलती है, जितना कम में हम डिडक्शन लगा सकते हैं उतना कम। तो हर जगह आपको एक वर्ड दिखेगा, दैट इज़ विच एवर इज़ लोअर। कंडीशन लगा दिया और उस कंडीशन में जो भी कम है उसमें डिडक्शन मिल जाएगा, ओके। देन उसके बाद में ATQQB, तो Q फॉर क्वालिटी बुक, ठीक है। Q क्वालिटी, B फॉर बुक, क्वालिटी बुक। तो क्वालिटी बुक के लिए दैट मीन्स बुक कौन लिखता है? ऑथर, ठीक है। तो ऑथर को मिलेगा डिडक्शन, ठीक है। सेम चीज़ एलिजिबल पर्सन इंडिविजुअल होता है और इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन भी हो सकता है, फॉरेन सिटीजन भी हो सकता है, लेकिन रेसिडेंट ऑफ इंडियन होना चाहिए, उसको भी 3 लाख का ही मिलेगा। देखो दोनों सेम है, हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं RRB और QQB में। तो RRB रॉयल्टी, R से रॉयल्टी, Q से क्वालिटी, ठीक है, रॉयल्टी, और B से बुक, क्वालिटी बुक कौन लिखता है? एक अच्छा ऑथर लिखता है। और रॉयल्टी किसकी होती है? रॉयल्टी जिसकी होती है उनका एक अपना पेटेंट्स होता है। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। देन सेक्शन ATTTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट से कुछ इंटरेस्ट अर्न किया, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। तो यहाँ पे ये किसको एलिजिबल होता है? इंडिविजुअल, HUF एक्सेप्शन सीनियर सिटीजन। इसमें सीनियर सिटीजन्स नहीं आएंगे, HUF में कोई भी आ सकता है, अगर सीनियर सिटीजन है तो उनको ये वाला डिडक्शन नहीं मिलेगा। उन्होंने कोई इंटरेस्ट अर्न की है। अब इंटरेस्ट जो है यहाँ पे टी से उन्होंने क्या किया है? इंटरेस्ट,
ठीक है। टाइमली इंटरेस्ट कौन दे रहा है, उनका अकाउंट दे रहा है, ठीक है। टाइमली इंटरेस्ट कौन दे रहा है, उनका अकाउंट दे रहा है। और कौन कौन सा अकाउंट टाइमली इंटरेस्ट देता है, करंट अकाउंट देता है कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेविंग अकाउंट देता है। तो सेविंग अकाउंट ने उनको क्या दिया, इंटरेस्ट दिया है, तो TTA, ठीक है। टाइम टू टाइम अकाउंट हमारा क्या करते रहता है, हमको इंटरेस्ट देते रहता है। तो वो कितना रहना चाहिए, अप टू 10,000 है, तो वो आपको इसका डिडक्शन मिलेगा। ओके, देन सेक्शन 80TTB, ओके, TTB इंटरेस्ट इनकम ऑन डिपॉजिट ऑफ सेविंग एंड FD। अब अकाउंट ने तो हमको दे दिया, अब हमारा कौन बचा है, B बचा हुआ है। तो B मतलब आप क्या कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं। पर बचत कैसे कर रहे हैं, सेविंग में तो कर ही रहे हैं, साथ में आपने FD खोल दी, ठीक है। उस बचत के पैसे को आपने FD खोल दी, तो उसको क्या हो गया आपका 80TTB, B से बचत करके आपने क्या कर दी, FD खोल दी। तो उसका भी जो इंटरेस्ट आप उस FD में आप जो अर्न करोगे उसका भी डिडक्शन आपको मिलेगा। दैट इज इंडिविजुअल को मिलेगा 60 ईयर्स ऑन एंड अबाउ, ठीक है। जो 60 ईयर्स के अबाउ है उनको इसका डिडक्शन मिलता है, और अप टू 50,000 तक के इसका डिडक्शन मिलेगा। क्लियर। देन 80U से आप ये कह सकते हैं अनस्टेबल, ठीक है। 80U, U फॉर अनस्टेबल। अब अनस्टेबल कौन है, पर्सन है या फिर असेसी खुद है, ठीक है। अगर असेसी जो टैक्स पे कर रहा है, जो टैक्स लगा रहा है इनकम टैक्स में, जो अपना जो असेसी होता है जो टैक्स पे कर रहा है अपनी इनकम में, ठीक है, तो वो होता है, अगर वो डिसेबल है, वो अनस्टेबल है, ठीक है, वो खुद ही डिसेबल है, तो यहाँ पे उसका अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी है, तो देखो नॉर्मल डिसेबिलिटी के 75,000 यहाँ पे भी था, कहाँ पे 80DDB में, 80DDB में, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर सीवियर है तो 1,25,000, ठीक है। नॉर्मल की कंडीशन क्या थी, 40 से ग्रेटर होना चाहिए और 80 से लेस होना चाहिए, 80% से। और सीवियर की कंडीशन क्या थी कि वो 80% से ग्रेटर होना चाहिए, मोर देन होना चाहिए। ओके, देन ये वाले जो है ये क्वेश्चंस में आ चुके हैं इसके पहले। दैट इज सेक्शन 80 IAB, सेक्शन 80 IAB। तो इंडस्ट्रियल, ठीक है, आई से हम यह कहते थे ऐसा, इंडस्ट्रियल एरिया जो है, ठीक है, इंडस्ट्री के जो एरिया है, ऐसी बिचारी एरिया, ठीक है, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या किया जाता है, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरिया जो होती है उसको डेवलप किया जाता है, वहाँ पे इंडस्ट्री का डेवलपमेंट किया जाता है। उससे क्या होता है, इंडस्ट्री डेवलप होने की वजह से वहाँ पे और भी डेवलपमेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमारा इंडस्ट्रियल एरिया जो बिचारी है, ठीक है, वो होती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ओके, उनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन दिया जाता है, तो उनका सेक्शन है 80 IAB। ओके, देन 80 JJA, जो इसके पहले मैं आपको बता रही थी कि अकॉर्डिंग टू न्यू टैक्स रिजिम दो ही डिडक्शन आपको मिलेंगे। अगर आप न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग अगर आप लोग क्या कर रहे हैं 2024-25, ओके, अगर टैक्स पे कर रहे हैं न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे दो ही डिडक्शन मिलते हैं, दैट इज 80 CCD और 80 JJAA। तो JJAA जो है, JJ जो है ना, JJ पर्सन, उसने अभी क्या किया है, एम्प्लॉयमेंट मिला है। उस JJ जो पर्सन है उसको अभी क्या मिला है, न्यू एम्प्लॉयमेंट मिला है। तो न्यू एम्प्लॉयमेंट किसको मिला है, JJ को मिला है। ओके, जो JJ पर्सन है उसको अभी क्या मिला है, न्यू एम्प्लॉयमेंट मिला है। ओके, तो ये जो न्यू एम्प्लॉयमेंट मिला है किसको मिला है, JJ को मिला है, तो इसका डिडक्शन 80 JJA के अंदर आएगा। ओके, क्लियर है। ये जो है असेसमेंट ईयर जो 2020-24 के लिए है। ओके, सो इसका जो डिडक्शन होता है ये 30% ऑफ एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट कॉस्ट इंकर फॉर
3 कॉन्स्टिक्वेंट असेसमेंट ईयर, तो 30% का इसको डिडक्शन मिलता है जितना भी वो एम्प्लॉय रिक्रूट कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट कॉस्ट जो आ रही है उसमें 80JJA का। द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 इज नॉट अवेलेबल फॉर द बिजनेसेस एंगेज इन द सर्विस सेक्टर। ये चीज़ याद रखना, ये जो 80JJ है इसमें एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शन कौन है? जो बिजनेस कहाँ पे एंगेज है? सर्विस सेक्टर में जो एंगेज है वो इसमें उनको इसका फ़ायदा नहीं होगा, ओके। इफ़ यू आर रनिंग द प्रोडक्शन बेस्ड बिजनेस देन दैट मीट द मेंशन क्राइटेरिया यू कैन अप्लाई। अगर आप प्रोडक्शन बेस हैं, नॉट अ सर्विस, ठीक है, तो यहाँ पे 80JJAA का आपको डिडक्शन मिलता है। क्लियर? देन सेक्शन 80IAC जो है, जो इंडस्ट्री का क्या किया उसने, अभी इंडस्ट्री को अभी उसने क्या किया है? स्टार्ट किया है, ठीक है। सी से जो साउंड हो रहा है एस का, तो स्टार्ट किया है तो क्या हो गया? स्टार्टअप, ठीक है। अभी इंडस्ट्री का स्टार्टअप किया है। यहाँ पे 80IAB था, बी से बिचारी एरिया कौन सी होती है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगर सी आया तो सी से स्टार्ट याद रखना, ठीक है। तो स्टार्टअप किया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टार्टअप के लिए 80IAC का डिडक्शन मिलता है। और ये क्या प्रोवाइड 100% टैक्स एग्जम्पशन फॉर स्टार्टअप रिकॉग्नाइज्ड बाय द DPIIT, ठीक है। तो DPIIT का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। क्लियर? देन उसके बाद में टैक्स एग्जम्पशन कैन बी अवेल्ड फॉर एनी 3 कॉन्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर। मतलब ये क्या होगा? 3 ईयर्स कॉन्सिक्वेंट 3 ईयर्स के लिए क्या होगा? ये आप इसमें डिडक्शन ले सकते हैं अगर आपने कोई नया स्टार्टअप किया है तो। क्लियर? उसके बाद में सेक्शन 80IE जो प्रोवाइडेड टैक्स बेनिफिट टू कंपनी दैट आर एंगेज इन द बिजनेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल, आई से इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, ई से एंगेज, ठीक है, ई से एंगेज या फिर एक्टिविटी, ई को हम लोग एज अ एक्टिविटी भी बोल सकते हैं, दैट इज, एक मिनट, एक्टिविटी, ठीक है। तो इसको ई हम लोग ऐसे रीड कर सकते हैं। तो ई से हम लोग एंगेज भी बोल सकते हैं, एंगेज, ठीक है, और एक्टिविटी। तो ये क्या होता है? 80IE इंफ्रास्ट्रक्चरल एंगेज ये आया। तो यहाँ पे कौन करती है? एलिजिबल कौन है इसके लिए? कंपनी एलिजिबल है, कंपनी ही इसको पे करेगी। एलिजिबल पर्सन सिर्फ कंपनी, अगर हम जैसे लोग देंगे तो यहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। कंपनी दे रही है तो 100% का डिडक्शन मिलता है, और प्रॉफिट एंड गेन जो भी हो उसमें उनको 100% का डिडक्शन मिलेगा। सो ये था हमारा डिडक्शन, ठीक है। इसमें बहुत सी मैंने ट्रिक्स बताई है जिससे आपको याद रहे। एक स्टोरी बोलो या फिर कुछ पॉइंट्स बोलो या कोई वर्ड्स बोलो, तो ये एक मेरी तरफ से छोटा सा ट्राई था। सो कोशिश कीजिए कि आप इसको लर्न कीजिए। 1-2 बार अगर आप कंटिन्यूसली इस वीडियो को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएगा। ओके, सो टेक केयर, बाय।